हेलो नमस्कार, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम गणेश शर्मा है, गणेश। आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज हिंदी का पहला क्लास एक नए जोश नए उमंग के साथ शुरू करते हैं। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए तो बेहिचक विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लिया कीजिएगा। आने वाले दिनों में भरपूर वैकेंसी आने वाली है, उससे रिलेटेड कुछ सिलेबस हमने यहाँ पर सामने रखा है। आप देख सकते हैं वर्ण विचार से शुरू होते होते यहाँ पर खत्म होगा और आगे भी बढ़ने वाली है। आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत सारी चीजें मिलेंगी क्लास के साथ साथ। चलिए आज शुरू करते हैं पहला चैप्टर। देखिए आज का पहला चैप्टर है वर्ण विचार। कौन सा विचार? वर्ण विचार। आज का पहला चैप्टर है वर्ण विचार। वर्ण विचार को जानने के पहले हम ये समझ जाते हैं कि भाषा होती क्या है। क्या भाषा? भाषा होती क्या है? अभी मैं आपको कुछ अपनी भाषा में समझा रहा हूं, आप वो समझ पा रहे हैं। भाषा का सीधा मतलब हो सकता है जब मैं अपनी बातों को, अपने विचारों को किसी भी माध्यम के द्वारा आपके सामने पेश करूं और आप उसको समझे, नहीं समझे नहीं, समझे, वही उसकी भाषा होगी। देखिए आप वहां पढ़ भी सकते हैं, मनुष्य जिस माध्यम से अपने विचारों को एक्सप्रेस करता है, अपने विचारों को प्रकट करता है, वही हमारी भाषा हुई। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, मैं जिस भाषा में बोल रहा हूं वो हिंदी है। इस भाषा के कुछ स्वरूप होते हैं, रूप आप देख सकते हैं। भाषा के रूप, भाषा के प्रमुख रूप मिलेंगे आपको लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित, लिखित मतलब जानते हैं रिटन, जैसे मैं अभी लिखता हूं, कुछ भी हो आपको पता चल जाएगा। मौखिक मैं आपको समझा रहा हूं। सांकेतिक मतलब आप जानते हैं इशारा करने वाला। अब होता क्या है आप आगे डिटेल्स में जानते हैं। देखिए लिखित, लिखित भाषा, अभी मैं यहां से लिखता हूं, कुछ भी हो, मेरा नाम ही लिखता हूं, मान लीजिए। देखिए मैंने ये लिखा और आपको समझाने की कोशिश किया, ये लिखित रूप हुआ, रिटन फॉर्म में हुआ। इस लिखित भाषा की आरंभिक इकाई होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण। परीक्षा में आ सकता है कि लिखित भाषा की आरंभिक इकाई होती क्या है। हमको क्या बोलना है? वर्ण। वर्ण होता क्या है अभी मैं आने वाले समय में बताऊंगा। अगला है मौखिक। मौखिक का मतलब समझ ही रहे हैं, ओरल, मुंह से बोलने वाला। अभी मैं आपको मुंह से बोलकर समझा रहा हूं, ये हो गई ओरल लैंग्वेज, मतलब मौखिक भाषा। इसकी आरंभिक ध्वनि इकाई क्या है? ध्वनि। ध्वनि का मतलब हो गया साउंड। अभी मैं इतना जोर जोर से चिल्ला रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे मुंह से कुछ आवाजें आ रही हैं, यही है ध्वनि। और इसी ध्वनि का लिखित रूप हो गया वर्ण। क्या हो गया? वर्ण हो गया। अगला देखिए सांकेतिक। सांकेतिक मतलब इशारा करना। इशारा करना, जब किसी को ना लिखना आता हो, ना बोलना आता हो, उसे मान लो कुछ भी नहीं आता हो, फिर भी अपनी बातों को एक्सप्रेस तो करेगा ही। कैसे करेगा? इशारों में करेगा। जो व्यक्ति बोल नहीं सकते हैं वो इशारे में बात करेंगे। ट्रैफिक सिग्नल में आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल में ऑफिसर इशारों में इधर उधर की बातें करते हैं। तो ये हो गई सांकेतिक भाषा, मतलब हो गया इशारा करना। अब परीक्षा में आ सकता है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण तो बोलना होगा कि लिखित भाषा की आरंभिक इकाई, स्टार्टिंग, तो लिखित भाषा की आरंभिक इकाई को हम वर्ण कहते हैं। या ये बोलिए, या बोलिए ध्वनि मतलब साउंड। इस साउंड के रिटेन फॉर्म मतलब हो गया लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। समझ में आया आप सबको? अब देखिए नीचे देखिए,
भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। परीक्षा में पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती क्या है, तो हमको क्या बोलना होगा? ध्वनि होती है। और इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि वर्ण तो समझ लिए, वर्णमाला होती क्या है? जिस तरह हमारे गले में या मंदिरों में हम माला पहनाते हैं, एक अरेंज में, उटपटांग तो नहीं पहनाते हैं, एक व्यवस्थित रूप में, उसी तरह वर्णों का भी एक व्यवस्थित रूप होता है। जैसे यहां देखिए, अ मैंने लिखा, आ लिखा, ई लिखा, ऊ लिखा, बड़ी ऊ लिखा। मैंने एक व्यवस्थित रूप में लिखा, हालांकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैंने इधर उधर का तो नहीं लिखा, एक मैंने अरेंज्ड ऑर्डर में लिखा, मतलब व्यवस्थित ऑर्डर में। तो व्यवस्थित समूह में, मतलब व्यवस्थित, देख सकते हैं, व्यवस्थित समूह में, एक अरेंज्ड ऑर्डर में अगर हम क ख ग अ आ लिखते हैं, उसी को हम बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। समझ में आया आप सबको? अगर नहीं समझ में आया दोबारा देख सकते हैं, या वीडियो पॉज करके भी आप फिर दोबारा सुन सकते हैं। मैं फिर दोबारा नेक्स्ट क्लास में फिर रिपीट करते जाऊंगा। अब हमने वर्ण समझा, वर्णमाला समझा, लेकिन हम कैसे समझेंगे कि कोई भाषा कहाँ की है, कैसे बनी, नहीं बनी? इसका कोई फॉर्म तो होगा। उसको बोलते हैं लिपि। क्या बोलते हैं उसको? लिपि, मतलब स्क्रिप्ट, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट। अब हम कैसे समझेंगे ये किस भाषा की लिपि है? अभी तो आप जानते ही हिंदी है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे आपको समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल तरह देख लीजिए। देखिए, मैंने यहां एक ये लिखा, ये मैंने लिखा। अब देखिए, आप में से बहुतों को जो बांग्ला क्षेत्र से या बांग्ला भाषी न हो, उनको समझ में नहीं आएगा ये किस भाषा में मैंने लिखा, लेकिन जो बांग्ला क्षेत्र में है या बांग्ला भाषी है उनको तो पता चल ही जाता है। देखिए, इस हिंदी का देखिए, इसका सिंबल, इसका चिन्ह अलग है, इसका भाषा का अलग है, मतलब सीधा सा हिसाब है। स्क्रिप्ट मतलब लिपि। हम किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है उसी को हम बोलते हैं लिपि। लिखने का ढंग बोलिए या चिन्ह बोलिए, सिंबल। देखिए, सिंबल, यही हो गया उसका लिपि। अब देखिए, ये हमारी हिंदी भाषा है। इस हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी। और आपके सामने मैंने ऊपर में ये कुछ लिखा, ये है बांग्ला भाषा। और इस बांग्ला भाषा की लिपि बांग्ला ही होती है, इसकी कुछ और लिपि नहीं होती है। इस हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। और देवनागरी भाषा में, सॉरी, देवनागरी लिपि में और सारी चीजें भी लिखी जाती है, मराठी, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, अभी तो और बहुत सारी भाषाएं लिखी जा रही है। तो किसी भी भाषा में लिखने की पद्धति या उसके चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लिपि कहते हैं। और परीक्षा में आ सकता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, हमको बोलना होगा देवनागरी। इसको देवनागरी नाम क्यों पड़ा? ये देवों की भाषा है, देवताओं ने जिस भाषा का प्रयोग किया ये उसी की भाषा है, देवनागरी। वहां से यह आया है। आया आप समझको, आप सबको समझने आगे बढ़ूं? देखिए, आगे है, देखिए ये बहुत ही खास चीज है, ये मानक, स्टैंडर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड। भारत सरकार ने हिंदी वर्णमाला के कुछ वर्णों को, कुछ मतलब 52 वर्णों को स्टैंडर्ड किया है, मतलब मानक किया है। इनको ऑफिशियली अप्रूव्ड है। किसी भी सरकारी दस्तावेज में ये 52 वर्ण रहेंगे ही रहेंगे।
इन 52 वर्णों में 11 स्वर है, 11 वॉवेल इंग्लिश में बोलते हैं, 33 व्यंजन मतलब 33 कॉन्सोनेंट्स, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवा, 2 उच्चित व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं थोड़ा गिन लीजिए, यहां पर 11 हो गया, यहां 33 हो गया, यहां 4, यहां 2, यहां 2, कितने हुए टोटल 52। मानक परीक्षा में बोलेगा मानक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो कितना बोलिएगा 52 मतलब 52। अब देखिए इसी वर्णमाला को पूरे वर्णमाला को 2 भागों में डिवाइड किया गया, बांटा गया है। पहले को बोलेंगे स्वर वर्ण, क्या बोलेंगे स्वर वर्ण। दूसरे को बोलेंगे व्यंजन वर्ण। स्वर मतलब वॉवेल, व्यंजन मतलब होता है कॉन्सोनेंट। क्या होता है कॉन्सोनेंट। अब आगे बढ़ते हैं, स्वर में क्या क्या चीज ऐसा है कि हमको पढ़ने में मजा आए। आगे बढ़े। अब देखिए, अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज यहां पर होगी। स्वर होता क्या, मैंने तो बोल दिया स्वर होता है, कि स्वर है किस चिड़िया का नाम। समझे तो समझे, कैसे समझे स्वर है ये, जो भी वर्ण या जिस किसी भी वर्ण को बिना किसी हेल्प के, किसी दूसरे की हेल्प के वो आगे बढ़ता ही चाहे, उसे किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं पड़े, वही होता है वॉवेल मतलब स्वर वर्ण। आप देख सकते हैं यहां पर है ही। अब देखिए इन स्वर वर्ण में कितने आते हैं मानक में। मानक मतलब अभी मैंने बताया, देखिए यहां से लेके देखिए यहां से लेके अ से लेके ये औ तक टोटल यहां पर 11 हैं। ये टोटल जो है 11 ये स्वर वर्ण में आते हैं मानक हिंदी वर्णमाला में। और आपको ये जो दिख रहा है ये 2, अब सवाल होता है कि ये साथ में आ गई है क्या। ये जो देख रहे हैं अ के ऊपर बिंदी, इसको बोलते हैं अंग। क्या बोलते हैं अंग। अब ये जो देख रहे हैं अ के पीछे ये 2 बिंदी देख रहे हैं, इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलेंगे विसर्ग। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में हम डीपली थोड़ा पढ़ते हैं। अब देखिए, अब उच्चारण के अनुसार कौन सा कहां पर बैठेगा, कौन सा क्या होगा, उच्चारण स्थिति के अनुसार हम इस स्वर को समझने की कोशिश करते हैं। अब डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए ये देख रहे हैं अ और आ, इसको हम बोलते हैं कंठ स्वर। कंठ मतलब गर्दन, गला। या आ जब बोलते हैं ना, गले से एक सुंदर सी आवाज निकलती है, इसी को बोलते हैं कंठ या कंठ, कुछ बोले क्या कंठस्थ, कुछ बोले कंठ स्वर। अब यहां देख रहे हैं छोटी ई और बड़ी ई। देखिए छोटी ई और बड़ी ई, इसको हम क्या बोलेंगे, कोई आइडिया आप सबको। देखिए इसको बोलेंगे तालु या तालाब्य। चाहे आप तालु बोलिए या तालाब्य बोलिए, बात एक ही है। मैं लिखता हूं यहां पर, आप सबके अपने अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखिए। तालु बोलिए या तालाब्य बोलिए, बात एक ही है। अब देखिए लेटेस्ट, छोटी यू बड़ी यू, इन दोनों को हम कौन सा स्वर बोलते हैं। देखिए यह बहुत अच्छा चीज है ये, ऊ मतलब देखिए क्या हो रहा है, हम इन होठों के बिना इसका उच्चारण नहीं कर सकते, इसीलिए इसको ओष्ठ कहा जाता है। ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होंठ, ओष्ठ क्या कहते हैं ओष्ठ, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हमें होंठ से प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये देखिए री, हमने 10वीं में पढ़ा है री से ऋषि, ऋषि मुनि वाला, इसको बोलते हैं मूर्धन्य, या मूर्धन्य बोलिए या मूर्धा बोलिए।
देखिए मैं लिखता हूं, आप लोग नोट डाउन करते जाइए। राइटिंग मेरी बहुत सुंदर है, समझ में आना चाहिए। अगला देखिए, ए और ए और ए। अब देखिए इसमें मजा इसमें देखिए एकदम मजेदार खेल है। क्या खेल है? इसमें गले का भी यूज होता है और तालु का भी यूज होता है, दोनों का यूज होता है, गला और तालु। जानते हैं तब इसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे देखिए, गले को क्या बोलते हैं? कंठ। या क्या है? तालु। तो दोनों मिलाया हुआ है, तो हमको क्या बोलना है इसको? कंठ तालु या कंठ तालव्य, कुछ भी बोलिए, कंठ तालु। समझ में आया आप सबको? अब देखिए थोड़ा गंदा हो गया, आप लोग थोड़ा समझ के थोड़ा लिख लीजिएगा। यहां पर क्या? ओ, ये क्या है? ओ और औ। देखिए इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? देखिए यहां पर गले का भी यूज हो रहा है तो कंठ, ठीक है, और यहां पर होंठों का भी यूज हो रहा है तो क्या करेंगे? ओष्ठ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ। बहुत वाइटल है, आप लोग इसे नोट डाउन करके रख लीजिए। अगला देखिए, यहां तक समझ में आया आप सबको? देखिए अ और आ को बोलते हैं कंठ स्वर, छोटी ई बड़ी ई को बोलते हैं तालु, ठीक है, बड़ी यू और छोटी ऊ को बोलते हैं ओष्ठ, ए और ए को बोलते हैं ए और ए को बोलते हैं कंठ तालु, री को बोलते हैं क्या? मूर्धा, ऊ और ऊ को बोलते हैं ओष्ठ, ओ और औ को बोलते हैं कंठ ओष्ठ। यहां समझ में आया आपको? अब देखिए यहां पर अब आपको एक डाउट है, यहां पर इसको क्या बोलेंगे? राइट, देखिए अ के ऊपर एक बिंदी दिया हुआ है, डॉट, और इस अ के बाद 2 डॉट दिया पीछे की तरफ। अब देखिए इस, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं या नीचे, ऊपर लिख दे रहा हूं। देखिए इस अ को बोलेंगे अंग, ठीक है, इस अंग को बोलेंगे अनुस्वार, स्वार। क्या बोलेंगे? अनुस्वार। देखिए अ है किंतु ये अनुस्वार, ठीक है। और इस हम जब दर्द होता है ना करते हैं तो इस अ को बोलेंगे विसर्ग। क्या बोलेंगे? विसर्ग। आप इसे इंग्लिश में कॉलन बोलते हैं, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? विसर्ग। देखिए विसर्ग। देखिए सबका अलग अलग हमने बांट दिया, लेकिन अभी भी एक खेल बचा है इन दोनों में ही। हम अगर इसको अकेले अगर बोलते हैं तो अनुस्वार बोलना है, इसको अकेले बोलते हैं तो विसर्ग बोलना है, लेकिन अगर हम इनको एक साथ लेके बोले अंग और अ, इस परिस्थिति में हम इन दोनों को हम बोलेंगे अयोग वाह। कौन सा वाह? अयोग वाह। मैं लिख दे रहा हूं, देखिए इन दोनों को बोला जाता है अयोग वाह, अयोग वाह। शायद कैमरा के वहां तक पहुंच जाए। क्या बोलेंगे उसको? अयोग वाह। आशा करता हूं आप सबको समझ में आया हो। अब इसको अयोग वाह क्यों बोलते हैं? आपके मन में डाउट तो रहेगा ना। जो जानते हैं जानते हैं, जो नहीं जानते हैं फर्स्ट टाइम देखें उनको पता नहीं चलेगा कि उनको अयोग वाह क्यों बोलते हैं। थोड़ा देख लीजिए, ये भी अ है, ये भी अ है, लेकिन दोनों के ऊपर थोड़ा सिंबल थोड़ा अलग अलग है। देखिए लेखन की दृष्टि से देखिए मैंने अ देख के लग रहा है क्या है? स्वर है। लिखने की दृष्टि से क्या लग रहा है? स्वर है। लेकिन जब हम उसका उच्चारण करेंगे ना अंग अ, तब हमको पता चलता है कि ये स्वर नहीं है, तब हमको लगता है ये व्यंजन है। तो कंफ्यूजन हो गया ना, ये पूरा पूरी स्वर हुआ ना पूरा पूरी यह व्यंजन हुआ। इसीलिए हम इसे अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अयोग वाह।
तो परीक्षा में आ सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा जान लीजिए कि इसे अयोग्य नहीं कहने का या कहने का कारण क्या है। माफ कीजिए, अयोग्य कहने का कारण क्या है। ये ना पूरी तरह स्वर हुआ, ना पूरी तरह व्यंजन हुआ। इस परिस्थिति में इसे हम अयोग्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अयोग्य। समझ में आया आप सबको? एक बार देख लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिए, और जहां जहां आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट डाउन करते जाइए। लेकिन यहां से क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट होंगे। और आपको मैं बता दूं, जब मैं व्यंजन शुरू करूंगा तब फिर ये अ से लेके अ तक ये फिर एक बार घूम के आएगा। मैं रिवीजन तो करवाऊंगा ही, लेकिन इसमें और एक थोड़ा खेल बचा है। एक चार्ट बना के आपको समझाना बाकी है। व्यंजन जब शुरू होगा तब ये काम करेगा। फिर कुछ ना कुछ इसमें है और खेल बचा है, एक ही दिन में थोड़ी बताएंगे, आने दीजिए और तब बताएंगे। आगे बढ़े। देखिए, अगला है स्वरों का विभाजन। अगला है स्वरों का विभाजन, डिवीजन ऑफ वॉवेल्स। आपने इंग्लिश में तो पढ़ा ही होगा, स्वर कितने होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू। लेकिन हिंदी का थोड़ा अलग है। जो मजा हिंदी में वो किसमें है? अपनी देश की भाषा है। ठीक है, अब देखिए स्वरों का विभाजन। ठीक है, अब स्वर आपने जाना कितने होते हैं? 11। लेकिन 11 स्वरों को बांटा गया है, कैसे कैसे जान लेते हैं। मात्रा और उच्चारण समय, किसी स्वर में मात्रा लगती है, अ को छोड़कर बाद बाकी में मात्रा लगती है। मात्रा और उच्चारण समय के अनुसार, ठीक है, स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। किसके अनुसार? देख लीजिए, मात्रा और उच्चारण समय के अनुसार। मात्रा और उच्चारण समय के अनुसार स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और इन 2 भागों में क्या क्या है? पहला है हर्ष स्वर। पहला क्या होगा? हर्ष स्वर। हर्ष स्वर मतलब होता है छोटा। फिर अगला क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब बड़ा। अब थोड़ा समझ ही रहे हैं कि हर्ष मतलब उच्चारण करते समय कम लगे, और दीर्घ स्वर मतलब उच्चारण करते समय ज्यादा समय लगे। देखिए, इस हर्ष स्वर का और एक नाम है, इसको बोलते हैं लघु स्वर। क्या बोलते हैं इसको? लघु स्वर। एग्जाम में आ सकता है कि हर्ष स्वर का दूसरा नाम क्या है? हमको क्या बोलना है? लघु स्वर बोलना है। क्या बोलना है इसको? लघु स्वर बोलना है। अब लघु स्वर मैंने अभी बताया, फिर बता रहा हूं। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हमें समय कम लगता है उसे हम बोलते हैं हर्ष स्वर। देखिए, इसमें संख्या कितनी होती है? 4। मैंने अ बोला, समय बहुत कम लगा। फिर देखिए, छोटी ई समय कम लगा। छोटा उ समय कम लगा। री समय कम लगा। देखिए, अ ई उ री समय एकदम कम लग रहा है। देखिए, इसीलिए इसी को बोलते हैं हर्ष स्वर या लघु स्वर। ठीक है, इसकी संख्या होती है 4। परीक्षा में आ सकता है कि हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 बताना है। अगला है दीर्घ स्वर। इस हर्ष स्वर के तुलना में दीर्घ स्वर में समय 2 गुना समय ज्यादा लगता है, इसीलिए इसको द्विमात्रिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्विमात्रिक। इस दीर्घ स्वर का दूसरा नाम क्या है? गुरु स्वर। गुरु मतलब बड़ा, बड़ा मतलब ज्यादा, मतलब जिस स्वर को उच्चारण करते समय ज्यादा लगे, 2 गुना, डबल टाइम। ठीक है, 2 टाइम। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? दीर्घ स्वर। इसकी संख्या 7 होती है, 7। क्या होती है? 7। अब देख लीजिए, हमने 11 होते हैं, 11 में हमने 4 इसमें हमने भगा दिया, अ भगा दिया, छोटा ई, उ और री भगा दिया, छोटा उ। बचे 7 ही ना बचे। फिर भी जान लेते हैं क्या क्या होंगे? समय ज्यादा लगे, आ बोलते हैं, समय ज्यादा लगता है। बड़ी ऊ,
ए ओ औ। देखिए समय इसमें ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? दीर्घ स्वर। क्या हुआ? दीर्घ स्वर। समझ में आया आप सबको? संख्या इसकी 7 होती है, एग्जाम में आ सकता है। और ये भी थोड़ा देख लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए अपने अपने कॉपी में। अगला एक स्पेशल देखिए, नोट बहुत आता बहुत कम है, लेकिन कहीं फंसा दिया तो क्या कर सकते हैं? प्लुत स्वर। प्लुत प्लुत प्लुत। देखिए जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हर स्वर, दीर्घ स्वर, इन दोनों के तुलना में, इन दोनों के कंपैरिजन में हमको समय 3 गुना लगता है, ज्यादा लगता है। और इसका प्रयोग किसी को बुलाने के लिए करते हैं, उसी को बोलते हैं प्लुत स्वर। जैसे हे राम, ऐसे बोलते हैं हे राम। हम इस तरह किसी को पुकार भी रहे हैं, भगवान राम को पुकार रहे हैं, मतलब हर स्वर और दीर्घ स्वर इन दोनों के कंपैरिजन में इसको समय ज्यादा लग रहा है। अब देख किसी को बुलाना है, बुलाएंगे रे मोहना, रे विनित, रे प्रकाश, ऐसे बुलाएंगे, तब वहां पर समय क्या हुआ? ज्यादा लगा, इसलिए क्या हो गया? प्लुत स्वर। कौन स्वर? प्लुत स्वर। देखिए राम, भगवान को पुकार रहे हैं, राम करेंगे, समय ज्यादा लगेगा। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। उस परिस्थिति में ये भी क्या हो गया? प्लुत स्वर। अब देखिए ये ओम लिखे है ना, बीच में ये जो दिख रहा है एस की तरह, ये देखिए एस की जरूरत, एस की तरह जो दिख रहा है, यही प्लुत स्वर का उदाहरण है। ये आपको लगे हाँ ये प्लुत स्वर है, राम बोल रहे हैं तो ये इसीलिए ये है। संयुक्त स्वर बहुत अच्छा है ये संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर मतलब होता क्या है? जब दो स्वर आपस में मिलेंगे, कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर एक नया स्वर बनाएंगे, इसी को बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं उसको? संयुक्त स्वर। ऐसे स्वर जो दो स्वरों को मिलकर या दो स्वर आपस में मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं, उसे बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं उसे? संयुक्त स्वर। देखिए अ और छोटा ई, अ और छोटा ई मिलके ए बनाए, अ प्लस उ। देखिए देखिए अ और छोटा उ मिलके ओ बनाए, अ और ए मिलकर बड़ा ए या ए बोले। आप कुछ बोले, बड़ा ए बोले समझने के लिए ए। अ और ओ मिलकर ओ बनाते हैं। तो परीक्षा में आ सकता है कि संयुक्त स्वर कुल कितने होते हैं? हमको क्या बोलना है? 4। कितने होते हैं? 4। देखिए फिर से बता रहा हूं, संयुक्त स्वर ऐसे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं, उसे बोलते हैं संयुक्त स्वर। दो स्वर देखिए, पहला दूसरा, पहला दूसरा मिलके एक तीसरा बनाया, पहला दूसरा मिलके तीसरा बनाया, पहला दूसरा मिलके तीसरा बनाया, पहला दूसरा मिलके तीसरा बनाया। मतलब दो स्वर मिलके एक नया तीसरा स्वर बनाएगा, उसे बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं उसे? संयुक्त स्वर। नोट डाउन कर लीजिए, काम में आएगा। आगे बढ़े, समझ में आया? या वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है बहुत अच्छा, ये मजेदार है, अब बहुत आसान है ये। होंठों के आकार, मतलब होंठों के आधार पर, माफ आकार बोल दिया, गलत बोल दिया, होंठों के आधार पर, होंठों के आधार पर स्वरों के भेद। होंठ, ठीक है, होंठ मतलब लिप, इसके आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। हाउ मेनी? 2। ठीक है, होंठों के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। पहले को बोलते हैं वृत्ताकार, वृत्त, वृत्त, सर्कल, ये है सर्कल, वृत्त, ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं अवृत्ताकार।
कुछ भी हो ऐसे, ठीक है। ये वृत्ताकार, ये अवृत्ताकार। वृत्ताकार को इंग्लिश में बोलते हैं राउंडेड वॉवेल्स। क्या बोलते हैं इसको? राउंडेड वॉवेल्स। और अवृत्ताकार स्वर को बोलते हैं अनराउंडेड वॉवेल्स। क्या बोलते हैं इसको? अनराउंडेड वॉवेल्स। अब सवाल उठता है कि वृत्ताकार स्वर होता क्या है? वृत्ताकार स्वर होता क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होंठ क्या बन जाए? गोल हो जाए, ऐसे गोल, ऐसे गोल, ठीक है। जब कभी भी हम स्वरों का उच्चारण करें और हमारे होंठ गोल हो जाए, उसे बोलते हैं वृत्ताकार स्वर। इनकी संख्या 4 होती है। 4 कितनी होती है? 4। कौन कौन? छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ओ, औ, 4 होते हैं। देखिए ऊ बोलिए, ऊ, होंठ गोल हुए ना। फिर बड़ी ऊ, ये भी होंठ गोल हुए। ओ, औ, मतलब चारों का उच्चारण करते समय हमारे होंठ क्या हो रहे हैं? गोल हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा ये कौन सा स्वर हुआ? राउंडेड वॉवेल्स, मतलब वृत्ताकार स्वर। वृत्त, गोल। क्यों? उच्चारण करते समय हमारे होंठ इसकी तरह गोल हो रहा है, ऊ गोल हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं वृत्ताकार स्वर। क्या बोलते हैं इसको? वृत्ताकार स्वर। समझ में आया आप सबको? परीक्षा में आ सकता है, यहां से 1 उठाकर दे देगा और यहां से 3 दे दिया और बोलेगा कि इनमें से कौन सा वृत्ताकार स्वर है, या गोलीय या गोलाकार। तीनों का नाम एक ही है, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही है। बोलेगा यहां से 1 दे दिया, यहां से 3 दे दिया, बोलेगा इनमें से कौन सा वृत्ताकार स्वर है, तो हमको क्या बोलना होगा? छोटी ऊ को। समझ में आया? अगला देखिए, अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार, अनराउंडेड। कौन सा? अनराउंडेड, जो गोल नहीं हो। मान लीजिए ऐसा हो या ऐसा हो, कुछ भी हो, लेकिन ये गोल नहीं होगी। मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होंठ गोल नहीं होते हैं, नो, नहीं होते हैं, उन्हें हम अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जिसे क्या है? अनराउंडेड वॉवेल्स। क्या बोलते हैं उसे? अनराउंडेड वॉवेल्स। बहुत आसान है। इनकी संख्या देखिए कितनी होती है? 7। अगर यहां 4 चले गए तो नीचे 7 तो आएंगे ऑलरेडी। कौन कौन होंगे? अ, आ, छोटी, बड़ी ऊ, री, ए, ठीक है। अ, आ, छोटी, बड़ी, री, ए, ये हो गए 7। समझ में आया आप सबको? मैं फिर से और एक बार इसको करता हूं। होंठों के आकार पर, होंठों, ठीक है, हम किस तरह बोलते हैं? इस होंठ की इस बेस पर, ठीक है, उसके आधार पर, उसके आकार पर, ठीक है, इस स्वर को 2 भागों में बांटा गया। कितने? 2। क्या बोलते हैं? वृत्ताकार स्वर बोलिए या गोलीय। इसका और एक नाम क्या? गोलीय। क्यों? ये रसगुल्ले की तरह गोल होता है, ठीक है। अगला बोला गोलाकार, फुटबॉल मान लीजिए, क्रिकेट बॉल, उसकी तरह गोल हो। क्या? खाना पीना कोई चीज नहीं, वो होगा हमारा उच्चारण करते समय हमारा मुंह ऊ ऐसे गोल हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं वृत्ताकार स्वर या गोलीय या गोलाकार स्वर। कितनी संख्या? 4। कितनी? 4। आगे बढ़े। अवृत्ताकार मतलब अनराउंडेड। अनराउंडेड, देखिए ये तो राउंडेड है पूरा, लेकिन ये अनराउंडेड है? नहीं है। ऐसा भी कुछ भी हो, उच्चारण करते हैं कुछ भी हो, लेकिन गोल नहीं होना चाहिए। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होंठ गोल नहीं होते हैं, ट्राई कीजिए। ओ, आ, ई, ए, गोल हो रही है? नहीं ना। सीधी सी बात है, ये वृत्ताकार स्वर है ही नहीं, अनराउंडेड। देखिए अ, आ, छोटी, बड़ी, री, ए।
इतनी आसान है, लेकिन आपको घर में एक बार कॉपी करके नोट डाउन करके दोबारा घर में रिवीजन करना होगा। बिना रिवीजन किए तो कुछ पास कर ही नहीं सकते हैं, ना मैं ना आप, कोई भी नहीं। इसलिए वीडियो पॉज कीजिए, दोबारा सुनिए और उसको नोट डाउन कीजिए। नहीं समझ में आए दोबारा मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद करने की। इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स हो बाद में आपको मॉक के द्वारा या टेस्ट सीरीज के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन पहले आपको डिटेल स्टडी करना आपको बहुत जरूरत है। विदाउट डिटेल स्टडी आप मार्क्स कैरी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता और आप भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर फुल में फुल मार्क्स लाना है तो आपको पहले डीपली पढ़ना होगा, अच्छे से मन लगाकर, क्योंकि हिंदी सबसे आसान भाषा भी है, मीठी भी है और सबसे अधिक नंबर देने वाली भाषा यही है। अगर मजे से, जिस तरह हम बिरयानी खाते समय मजा लेते हैं, उस तरह मजे से अगर हम इसको पढ़ते हैं, मुझे लगता है हम सब इसमें बाजी मार सकते हैं और आप भी मारेंगे, और आप बाजी मारेंगे तो मुझे भी खुशी होगी। आज मैं यहीं तक क्लास रखता हूं, अगले दिन इसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि एक बार मैं खुद से फिर डबल एक बार ओवरव्यू कर दूं, रिवीजन कर दूं, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, दोबारा आपको प्रॉब्लम ना हो। और आपको, आप जिसको जिसको ये प्रॉब्लम हो रही हो नीचे कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगे भी बताइए, नहीं लगे भी बताइए। ठीक है, आज यहीं रखते हैं, जैसे जैसे क्लास होगी आपको सूचना दी जाएगी। ওকে, আবার চলে এসেছি তোমাদের সামনে। স্যার ক্লাস করাচ্ছিল এবং আমি এই স্টুডিও রুমে বসে একদম পুরো ক্লাসগুলোকে দেখছিলাম। মনে হচ্ছে আমি কোনো ওয়েস্ট বেঙ্গলে নয়, ওই উত্তরপ্রদেশ বা কোনো হিন্দিভাষী মানে রাজ্যে বসে আছি। অ্যাকচুয়ালি আমার হিন্দি হচ্ছে খুব টুটাফুটা হিন্দি, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো আমার হিন্দি শেখার খুব ইচ্ছা, যাতে আমি বড় বড় আমাদের হিন্দিতে পড়াতে পারি। তো সেই জন্য প্রথম থেকে আমি ক্লাসগুলো দেখছিলাম। তুখোর ক্লাস স্যার কিন্তু করালেন, ঠিক আছে। এর পরের দিন থেকে স্যার বাংলাটাও তোমাদের বলবে, যাতে তোমরা যারা বাংলা ভাষী আছো তাদেরও যাতে একটু সুবিধা হয়, ঠিক আছে। দেখো, আমি আমাদের ইনস্টিটিউটের টিচার বলে বলছি না, তোমরা আমাদের চ্যানেলটাকে বড় করেছো, তোমরা সব সময় আমাদের সাপোর্ট করছো যে স্যার আপনি করুন, আপনাদের সাথে আছি আমরা। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি একদম এক্সপিরিয়েন্স টিচার, যারা বলবে না যে আমি এই করি বা আমার এই পদ, আমার এই ডেজিগনেশন, এই বলবে না, বলবে ক্লাসের কোয়ালিটি দেখে বিচার করো, ঠিক আছে। সেই ধরনের টিচারদের আমি কিন্তু তোমাদের জন্য খুঁজে নিয়ে আসব। কিন্তু একটা জিনিস তোমাদের করতে হবে, সেটা হচ্ছে আমাদের সাপোর্ট। সাপোর্ট কিভাবে করবে? ভিডিওটাকে লাইক করো এবং তার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের চ্যানেলটা, এই ছোট্ট চ্যানেলটাকে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে এটাকে বড় করো। এই সমস্ত ক্লাসের পিডিএফ নোট তোমরা কিন্তু টেলিগ্রাম গ্রুপে পেয়ে যাবে এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে। তোমরা যদি এসএসসি জিডির ফ্রি ব্যাচ করতে চাও, টপাস ব্যাটালিয়ন, সেখানে তুমি ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ঢুকে কিন্তু জয়েন করতে পারবে, ঠিক আছে। সেখান থেকে নোট থেকে শুরু করে মক টেস্ট, আমি এই নিয়ে কিন্তু ভিডিও করেছি তোমাদের জন্য, তোমরা ভিডিওগুলো কিন্তু অবশ্যই দেখো। প্রচুর ভ্যাকান্সি, 84,000-এর কাছাকাছি ভ্যাকান্সি। তাহলে এত ভ্যাকান্সি বেরোচ্ছে, যদি তোমার ফিটনেস থাকে এবং আর্মিতে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে, ঠিক আছে, হাইট থাকে, তাহলে এটা হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ তোমার কাছে। আর সেই ব্যবস্থাটা কিন্তু আমরা করে দিয়েছি তোমাদের জন্য। পেড ব্যাচের ক্ষমতা নেই ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে বলছি, অন্যান্য জায়গায় আছে হয়তো, ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে এত ফ্যাসিলিটি তোমাদের দেওয়ার, 1600 টাকা 2000 টাকা অনেকে কিন্তু চার্জ করবে, সেই জায়গাটায় আমরা সম্পূর্ণ ফ্রিতে করেছি। আমি বারবার ফ্রি বলে তোমাদের লজ্জা দিতে চাইছি না, অ্যাকচুয়ালি এটা ফ্রি নয়। তোমরা আমাদের সাপোর্ট করছো, চ্যানেলটাকে আমাদের বড় করতে সাহায্য করছো, তার পরিবর্তে আমি এগুলো তোমাদের স্যারদের নিয়ে আসছি, এই ক্লাসগুলো তোমাদের প্রোভাইড করছি, ঠিক আছে। তো যাই হোক, ক্লাস শুরু হয়ে গেছে ফুল জোশের সাথে। এবার কিন্তু একে 47 ধরে দেশটাকে রক্ষা করতে হবে, ঠিক আছে। তো চলো, জয় হিন্দ। আজকের মতো এই পর্যন্তই ক্লাস। ভালো থেকো তোমরা সবাই। আবার দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ক্লাসে। স্যার আসবেন, আমি আসবো, রিপন স্যার, মঞ্জন স্যার, তোমার সুকন্যা ম্যাম ইংলিশ নিয়ে, বাংলা আছে, অনেক কিছু আছে। তো সেইগুলো আস্তে আস্তে তোমরা জানতে পারবে, ঠিক আছে। আর মালদাতে মঞ্জন স্যার থেকে শুরু করে তোমরা যে সমস্ত স্যারদের ইউটিউবে দেখতে পাও, ম্যাক্সিমাম স্যার পাবে। শনিবার দিন কিন্তু 10টার সময় আমি আসছি। তোমাদের যদি কারো মনে হয় যে না অফলাইন ক্লাস করবে, তাহলে সেখানে তুমি জয়েন করতে পারো। যারা অফলাইন ক্লাস করবে তারা কিন্তু অনলাইনেরও সাপোর্ট পাবে, ঠিক আছে। তাদের লাইভ ক্লাসও হবে অনলাইনে, প্লাস অফলাইনও পাবে। আর মান্থলি ফি খুবই সামান্য, সেটা এমন কোন স্টুডেন্ট নেই যে অ্যাফোর্ড করতে পারবে না, ঠিক। চলো, আজ এই ক্লাস এই পর্যন্তই। ভালো থেকো তোমরা সবাই।